Hello friends, welcome back to my YouTube channel Elite Nursing Classes Center of Excellence. I hope you all are doing well. So guys, आज हम start कर रहे हैं न्यू चैप्टर दैट इज़ रिस्क कंडीशन रिलेटेड टू प्रेगनेंसी. सो इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 204. द नर्स इज़ प्रोवाइडिंग इंस्ट्रक्शन टू अ प्रेग्नेंट लाइन विद ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस इन्फेक्शन regarding care to the newborn after delivery. The client asks the nurse about the feeding options that are available. Which response should the nurse make to the client? सो क्वेश्चन है कि एज अ नर्स आप क्या कर रहे हो, इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कर रहे हो किसको, प्रेग्नेंट क्लाइंट को, राइट. प्रेग्नेंट क्लाइंट है उसको आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हो किस चीज़ के लिए, HIV के लिए, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस के लिए. सो आप बता रहे हो स्पेसिफिकली उसमें केयर ऑफ द न्यूबॉर्न आफ्टर डिलीवरी, कि आफ्टर डिलीवरी केयर कैसे की जाती है न्यूबॉर्न की. सो आपसे क्लाइंट आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि हमारे पास फीडिंग ऑप्शन क्या क्या अवेलेबल होंगे आफ्टर डिलीवरी ही हम एजुकेशन दे रहे हैं, तो फीडिंग ऑप्शन हमारे पास अब कौन कौन से अवेलेबल हैं. सो उस टाइम पे आपका आंसर क्या होगा. सो HIV है मदर को. HIV है, जैसे कि आपको पता है कि HIV कैसे ट्रांसमिट होता है, बॉडी फ्लूइड बॉडी सिक्रीशंस के थ्रू ट्रांसमिट होता है. तो जो HIV वायरस है दैट इज़ प्रेजेंट इन ह्यूमन मिल्क, राइट. सो जब मदर फीड करवाती है बेबी को, देन वो वायरस ट्रांसमिट हो जाता है टू द बेबी, राइट. सो हम क्या करते हैं, हम ब्रेस्ट फीडिंग के लिए मना करते हैं कि अगर मदर को HIV है देन ब्रेस्ट फीड नहीं करवाना है. तो उस टाइम पे हमारा ऑप्शन क्या होता है कि आप बॉटल फीड बेबी को करवा सकते हो, बट आपने ब्रेस्ट फीड नहीं करवाना है, राइट. सो हमारा आंसर क्या होगा. फर्स्ट ऑप्शन इज़ यू विल नीड टू बॉटल फीड योर न्यू बॉर्न. येस, बॉटल फीड हमने करवानी है न्यू बॉर्न को. यू विल नीड टू फीड योर न्यू बॉर्न बाय नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब. नेजोगैस्ट्रिक से हम क्यों करेंगे, जब कोई कॉम्प्लिकेशन ही नहीं है, बेबी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो नेजोगैस्ट्रिक हम यूज़ नहीं करेंगे. यू विल बी एबल टू ब्रेस्ट फीड फॉर 6 मंथ एंड देन विल नीड टू स्विच टू द बॉटल फीडिंग. तो ये हम नॉर्मल रिकमेंड करते हैं नॉर्मल ऑल मदर्स को कि आपने 6 मंथ तक आपकी एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग होनी चाहिए एंड आफ्टर दैट यू विल स्टार्ट द वीनिंग, राइट. सो ये भी इनकरेक्ट होगा इस सिचुएशन में. एंड फोर्थ वन इज़ यू विल बी एबल टू ब्रेस्ट फीड फॉर 9 मंथ एंड देन विल नीड टू स्विच द बॉटल फीड. सो 9 मंथ के लिए भी नहीं करेंगे. सो ये हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन होगा. सो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, HIV मदर को, HIV मदर है उसको जब फीड की बारी आती है बेबी को, तो उस टाइम पे उसके पास कौन से ऑप्शन होते हैं, सिर्फ बॉटल फीड ही वो बेबी को करवा सकती है, ब्रेस्ट फीड नहीं करवा सकती है, राइट. So next question is question number 205. The home care nurse visit a pregnant client who has a diagnosis of preeclampsia. Which assessment finding indicate a worsening of the preeclampsia and the need to notify the primary health care provider? सो होम हेल्थ केयर नर्स क्या कर रही है, होम हेल्थ केयर कम्युनिटी हेल्थ नर्स विजिट कर रही है प्रेग्नेंट क्लाइंट को, और जो क्लाइंट है वो प्री एक्लेम्शिया से डायग्नोस्ड है. सो कौन सी असेसमेंट फाइंडिंग, जब हम पेशेंट की असेसमेंट कर रहे हैं तो कौन सी ऐसी फाइंडिंग हमें ये इंडिकेट कर रही है कि जो कंडीशन है वो और ज़्यादा वर्स्ट हो रही है, कि प्री एक्लेम्शिया की जो कंडीशन है वो और ज़्यादा वर्स्ट हो रही है, मीन्स प्री एक्लेम्शिया की कॉम्प्लिकेशन आना पर्सन में स्टार्ट हो गई हैं या स्टार्ट होने वाली हैं, राइट. सो उस चीज़ को हमें, मीन्स कौन सी असेसमेंट हम ऐसी फाइंड आउट करते हैं कि जो हमें नोटिफाई करनी है टू द हेल्थ केयर प्रोवाइडर, राइट. सो ऑब्वियसली अगर कोई हम ऐसी कोई असेसमेंट करते हैं जिससे हमें ये लग रहा है कि कंडीशन पेशेंट की वर्स्ट हो रही है, देन उसको हमने इमीडिएटली नोटिफाई करना है किसको, हेल्थ केयर प्रोवाइडर को. सो वो कौन सी ऐसी वो है, कौन सी असेसमेंट फाइंडिंग होगी अब प्री एक्लेम्शिया में. सो प्री एक्लेम्शिया एज यू नो दैट केस में क्या है, प्री एक्लेम्शिया में ब्लड प्रेशर फीमेल का इंक्रीज हो जाता है, राइट. सो ये सबसे पहले स्टार्ट कब होता है, 20 वीक ऑफ जेस्टेशन के बाद ये स्टार्ट हो जाता है, राइट, 20 वीक में. एंड जो प्री एक्लेम्शिया है इसमें ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होता है. ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक जो ब्लड प्रेशर है, अगर हम सीवियर की बात करें इसमें, तो सीवियर प्री एक्लेम्शिया में जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है दैट विल बी मोर देन और इक्वल टू 160 mm ऑफ HG, राइट. एंड डायस्टोलिक की बात की जाए, सो डायस्टोलिक में कितना होगा, सिस्टोलिक में 160 या 160 से ज़्यादा होगा. एंड डायस्टोलिक की बात करें तो डायस्टोलिक में 110 mm ऑफ HG से ज़्यादा होगा या इसके बराबर होगा, राइट.
सो ये आएंगे और प्रोटीनूरिया इसमें होता है, राइट। और जब इसकी कॉम्प्लिकेशंस, जब इसकी बहुत ज़्यादा ये इंक्रीज़ होगा, जब इस कंडीशन पे आ जाएगा कि पेशेंट का जो ब्लड प्रेशर है 160 होगा, देन वो इफ़ेक्ट करने लग जाएगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अगर वो इफ़ेक्ट कर रहा है, दैट मीन्स पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन आना अराइज हो गई हैं। तो वो मतलब अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अगर सिम्टम्स अराइज हो रहे हैं पेशेंट में, मीन्स जो कंडीशन है वो वर्स्ट हो रही है, देन उस कंडीशन को हमने इमीडिएटली इन्फॉर्म करना है टू द हेल्थ केयर प्रोवाइडर। सो देखते हैं ऑप्शन में, फर्स्ट ऑप्शन इज़ यूरिन आउटपुट इज़ इंक्रीज। ये तो नॉर्मली होता है, नॉर्मल प्रेगनेंसी में होता है, राइट। डिपेंडेंट एडिमा हैज़ रिजॉल्व तो नहीं होगा, डिपेंडेंट एडिमा और ज़्यादा क्या होगा, इंक्रीज होगा। ब्लड प्रेशर रीडिंग इज़ एट प्रीनेटल बेसलाइन। सो प्रीनेटल बेसलाइन में रीडिंग कैसे आएगी, क्योंकि हमसे पूछा गया था कि वर्स्ट हो रही है कंडीशन, राइट। सो वर्स्ट कंडीशन में बीपी तो नॉर्मल नहीं आएगा। एंड फोर्थ वन इज़ द क्लाइंट कंप्लेंट ऑफ हेडेक एंड ब्लर विजन। सो हेडेक एंड ब्लर विजन इंडिकेट सेंट्रल नर्वस सिस्टम सिम्टम्स आना अराइज हो गए हैं, जो हमने इमीडिएटली नोटिफाई करने हैं टू द हेल्थ केयर प्रोवाइडर, राइट। So next is the question number 206. A stillborn baby was delivered in the birth suite a few hours ago. After the delivery, the family remained together, holding and touching the baby. Which statement by the nurse would assist the family in their period of grief? सो क्वेश्चन कहाँ से है, क्वेश्चन ये है हमारी कम्युनिकेशन से, राइट। कि कम्युनिकेशन टेक्निक हमने कौन सी यूज़ करनी है इन कंडीशंस में। सो स्टिल बॉर्न बेबी है, राइट। स्टिल बॉर्न बेबी डिलीवर्ड हुआ है, राइट। स्टिल बॉर्न बेबी डिलीवर्ड हुआ है कुछ घंटे पहले। सो आफ्टर डिलीवरी फैमिली बेबी के साथ है, उसको टच कर रही है, बेबी को होल्ड कर रही है, टच कर रही है। सो ऐसी कौन सी स्टेटमेंट नर्स देगी जो असिस्ट करेगी फैमिली को इन द पीरियड ऑफ ग्रीफ, कि ग्रीफ का टाइम है, राइट। अगर किसी की लॉस हो या डेथ हो या दैट मीन्स ग्रीफ है, राइट। सो ग्रीफ के टाइम पे आप उस टाइम पे क्या स्टेटमेंट दोगे फैमिली मेम्बर को। सो क्या है, जब लॉस होता है या डेथ होती है तो नर्स ने इंश्योर करना है कि पेरेंट को सारी इन्फॉर्मेशन मिले, राइट। पेरेंट ऑनेस्टली, हमने जो भी इंफॉर्मेशन है रिलेटेड टू बेबी वो हमने ऑनेस्टली बतानी है, सारी सिचुएशन हमने बतानी है। अगर उनको पहले से नहीं पता है देन हमने वो इन्फॉर्मेशन उन्हें बतानी है, राइट। सो हमने पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है क्लाइंट को, मदर को या फैमिली मेम्बर को, रिगार्डिंग द बेबी कंडीशन या क्या सिचुएशन थी, राइट। वो हम सारी सिचुएशन वहाँ पे बताएंगे। सो हमने एज अ नर्स हमारा क्या काम होगा कि हमने पेरेंट के साथ रहना है उस टाइम पे, और हमने यूज़ करनी है थेराप्यूटिक टेक्निक्स। सो मेन चीज़ इसमें क्या आती है कि हमने थेराप्यूटिक टेक्निक्स हमने इसमें यूज़ करनी है, राइट। सो ग्रीफ में हम क्या करेंगे, थेराप्यूटिक टेक्निक्स हम यूज़ करेंगे। और हमने कंसीडर करनी है जो भी उनकी कल्चरल, रिलीजियस एंड बिलीव्स होंगे, राइट। कल्चरल बिलीव्स को एंड जो उनकी रिलीजियस प्रैक्टिस हैं वो हमने सारी कंसीडर करनी है, राइट। वो हमने कंसीडर क्यों करते हैं, जैसे कोई भी पर्सन है वो रिलीजियस या कल्चर, अपने बिलीव्स जो भी उनके रिचुअल्स होते हैं वो करते हैं बिकॉज वो हेल्प करता है टू अडेप्ट विद द स्ट्रेस, टू अडेप्ट विद द दैट सिचुएशन, राइट। सो हमने वो चीज़ें अलाउ करनी है और कंसीडर करनी है, राइट। एंड हमने ये चीज़ें प्रोवाइड करने के बाद हमारे पास हमने क्या प्रोवाइड करना है, सपोर्ट प्रोवाइड करनी है एंड केयरिंग रिस्पॉन्स, सपोर्टिव एंड केयरिंग रिस्पॉन्स हमारा होना चाहिए, राइट। अगर हम कोई रिस्पॉन्स कर रहे हैं तो ऐसा रिस्पॉन्स होना चाहिए कि हम उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं या हम उनकी केयर कर रहे हैं, राइट। कि हमने ऐसा रूडली हमने कोई आंसर नहीं करना है या हमने कोई जजमेंट पास नहीं करनी है, राइट। हमने क्या करना है, जो हमारा रिस्पॉन्स होगा वो केयरिंग होना चाहिए, राइट, एंड सपोर्टिव होना चाहिए, राइट। सो चलते हैं ऑप्शन की तरफ। सो फर्स्ट ऑप्शन इज़ व्हाट कैन आई डू फॉर यू। सो इसमें हम बोल रहे हैं कि मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ। सेकेंड ऑप्शन है नाउ यू हैव एन एंजल इन हेवन। सो अगर हम ये चीज़ बोल रहे हैं कि अब आपके जो एंजल है वो हेवन में है, सो वो क्या करेगा, वो जो पेरेंट हैं,
राइट, उनकी फीलिंग्स को मीन्स हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कम्युनिकेशन ब्लॉक हो जाएगी, बिकॉज क्लाइंट को लगेगा कि हमारी जो फीलिंग्स हैं उनकी वैल्यू नहीं कर रहे हैं, राइट। So third one is, don't worry, there is nothing you could have done to prevent this from the happening. So ये चीज़ भी हम नहीं बोलेंगे, राइट, ये भी हिंडर कर रही है कम्युनिकेशन को। Fourth one is, we will see it that you have an early discharge so that you don't have बी रिमाइंडेड फॉर दिस एक्सपीरियंस। सो अगर हम ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि मैं जल्दी जल्दी से आपका डिस्चार्ज का जितना जल्दी हो सकता है आपको डिस्चार्ज दे दिया जाए, सो दैट जो भी आपका एक्सपीरियंस है वो आपको याद ना आए, राइट। सो ये भी क्या है, ये एक थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन नहीं है, राइट, कि आप जल्दी जल्दी से यहाँ से जाओ सो दैट आपके माइंड में वो चीज़ आए ही ना, राइट। सो हमने ये स्टेटमेंट भी नहीं देनी है। ये भी क्या करी है, जो पेरेंट हैं वो उनकी जो फीलिंग्स हैं उनको डी वैल्यू किया जा रहा है, मीन्स, राइट। सो दिस वन इज़ ऑल्सो इनकरेक्ट स्टेटमेंट। सो हमारे पास करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, ऑप्शन नंबर 1, कि मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ। सो जो ये स्टेटमेंट है वो क्या शो कर रही है, ये सपोर्ट शो कर रही है, केयर शो कर रही है, राइट। सो केयरिंग एंड जो हमारा रिस्पॉन्स है वो कैसा होना चाहिए, सपोर्टिव होना चाहिए, केयरिंग होना चाहिए। तो ये एक तरफ से सपोर्ट शो कर रही है कि मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ, राइट। हम पेरेंट को पूछ रहे हैं कि मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ, तो वो उस टाइम पे पेरेंट के लिए एक सपोर्टिव रिस्पॉन्स होता है, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 207। The nurse implement a teaching plan for a pregnant client who is newly diagnosed with gestational diabetic mellitus. Which statement made by the client indicate a need for further teaching? So nurse implement कर रही है teaching plan pregnant client के लिए। टीचिंग प्लान दे रहे हो किसको, प्रेग्नेंट क्लाइंट के लिए जो न्यूली डायग्नोज है जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस के लिए, राइट। न्यूली डायग्नोज है, जेस्टेशनल डायबिटिक पेशेंट है एंड उसको आप टीचिंग प्रोवाइड कर रहे हो। सो कौन सी स्टेटमेंट क्लाइंट दे रहा है जिससे हमें ये लग रहा है कि क्लाइंट ने जो स्टेटमेंट है वो गलत दी है, इनकरेक्ट दी है एंड उसको फिर से टीचिंग की ज़रूरत है, हमें फिर से पेशेंट को टीचिंग देनी पड़ेगी, राइट। तो ऐसी कौन सी इनकरेक्ट स्टेटमेंट पेशेंट दे रहा है। सो थोड़ा सा मैं आपको इसमें जेस्टेशनल डायबिटिक मेलाइटिस के बारे में पहले बता देती हूँ, उसके बाद हम ऑप्शंस देखते हैं कि कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो पेशेंट गलत दे रहा है। सो जेस्टेशनल डायबिटीज़ कब होती है, जेस्टेशनल डायबिटिक प्रेगनेंसी में ही होगी, राइट। सो प्रेगनेंसी में होगी मेनली, ये जो होती है दैट इज़ सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में, राइट। सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में ये मेनली होती है। सो ये होती क्यों है, लाइक प्रेगनेंसी में क्या होता है, जो डिमांड होती है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म की, राइट। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म मीन्स ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म की जो डिमांड होती है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है, राइट। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म इंक्रीज मीन्स इसकी डिमांड है वो इंक्रीज़ हो जाती है, राइट। और जिसकी वजह से क्या होगा, इंसुलिन की जो रिक्वायरमेंट है वो भी क्या होगी, चेंज हो जाएगी, राइट। इंसुलिन की रिक्वायरमेंट भी, अगर ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म अगर इंक्रीज़ हो रहा है तो इंसुलिन की डिमांड भी यहाँ पे चेंज हो रही है, राइट। सो क्या होता है कि जो मैटरनल ग्लूकोज है वो क्रॉस कर जाता है प्लेसेंटा को, बट जो इंसुलिन है वो क्रॉस नहीं करता है प्लेसेंटा को। एंड ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर क्या होता है, मैटरनल इंसुलिन जो है, मैटरनल इंसुलिन नीड क्या होती है, डिक्रीज़ हो जाती है फर्स्ट में, मतलब इंसुलिन ज़्यादा नहीं चाहिए होता है, राइट। एंड ड्यूरिंग द सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर उसमें क्या है, जो इंसुलिन की नीड है वो इंक्रीज़ हो जाती है। तभी मैंने आपको बोला कि सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में क्या है, ये ज़्यादा डिमांड करता है इंसुलिन को, राइट। सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में जो डायबिटिक है वो मेनली अक्कर होती है सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में। सो ड्यूरिंग द सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर इंक्रीज इन प्लेसेंटल हार्मोन जैसे इंक्रीज हो जाते हैं, उसकी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है,
राइट। इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से वहाँ क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाती है क्लाइंट की इंसुलिन रिक्वायरमेंट। सो जब बॉडी प्रोड्यूस नहीं कर पाएगी इंसुलिन, बॉडी के पास जब सफिशिएंट इंसुलिन नहीं होगा कार्बोहाइड्रेट को मेटाबोलाइज करने के लिए, तो बॉडी हमें क्या होगा, हमें यहाँ पे इंसुलिन हमें देनी पड़ेगी, राइट। इंसुलिन के इंजेक्शन हमें पेशेंट को देने पड़ेंगे, राइट। सो रिक्वायरमेंट इंक्रीज हो जाती है क्लाइंट की इंसुलिन की डोज की, राइट। जब प्लेसेंटा डिलीवर हो जाएगा, सो प्लेसेंटल हार्मोन लेवल एकदम से क्या होगा, डिक्रीज होगा, और इंसुलिन रिक्वायरमेंट भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, राइट। सो ये है मेन इसकी कि इसमें इंसुलिन कैसे वो इफ़ेक्ट करता है, राइट। सो जैसे मैंने बताया कि जेस्टेशनल डायबिटीज़ प्रेगनेंसी में होगी, बट प्रीवियसली पेशेंट को डायबिटिक मेलाइटस नहीं होगा, राइट। और ये सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में मेनली अफेक्ट करती है। और जब अगर सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में जब ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज़ होता है, तो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में क्या होता है, जब इंक्रीज़ हो जाता है तो इंसुलिन की डिमांड भी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में इंसुलिन की डिमांड भी क्या हो रही है, यहाँ पे इंक्रीज़ हो रही है, राइट। सो पेनक्रियाज उस टाइम पे रिस्पॉन्स नहीं कर पाता है डिमांड ऑफ मोर इंसुलिन, क्योंकि ज़्यादा इंसुलिन चाहिए, तो जो पेनक्रियाज है वो उस डिमांड को फुलफ़िल नहीं कर पाता है। जब वो उस डिमांड को फुलफ़िल नहीं कर पाता है, देन हमें क्या करना पड़ता है, इंसुलिन इंजेक्शन पेशेंट को देने पड़ते हैं, राइट। सो जो जेस्टेशनल डायबिटिक मेलाइटस है, इसके लिए हम डायग्नोज करते हैं 24 टू 28 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। 24 टू 28 वीक में हम इसको डायग्नोज करते हैं। इसके लिए GTT टेस्ट किया जाता है, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट किया जाता है, 3 आवर ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट परफॉर्म किया जाता है टू कन्फर्म जेस्टेशनल डायबिटिक मेलाइटस। सो जो जेस्टेशनल डायबिटिक मेलाइटस है, इसको फर्स्टली जो ऑब्स्टेट्रिशियन है उसका मेन फोकस क्या होगा कि जो जेस्टेशनल डायबिटिक मेलाइटस है, इसको हमने क्योर करना है विद डाइट एंड लाइफस्टाइल चेंजेस, राइट। लाइफस्टाइल चेंजेस लाइक एक्सरसाइज होगी, वॉक के लिए हम पेशेंट को बोलेंगे, एक्सरसाइज बोलेंगे, जैसे कीगल एक्सरसाइज, जो भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर रिकमेंड करेगा वो एक्सरसाइज करके हम उसको रिड्यूस करेंगे। आफ्टर दैट अगर फिर भी डाइट मॉडिफिकेशन के बाद, लाइफस्टाइल चेंजेस के बाद भी अगर ग्लूकोज का लेवल लो नहीं होता है, राइट, अगर डायबिटीज़ और ज़्यादा इंक्रीज़ होती रहेगी, देन हेल्थ केयर प्रोवाइडर रिकमेंड इंसुलिन इंजेक्शन, राइट। सो अभी हम ऑप्शन में देखते हैं, ये मैंने आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया है डायबिटिक मेलाइटस का, जेस्टेशनल डायबिटिक मेलाइटस का। तो इसमें हम देखते हैं हमारे ऑप्शन में कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है। आई शुड स्टे ऑन द डायबिटिक डाइट, येस डायबिटिक डाइट पे तो स्टे रहेंगे तभी ठीक होंगे। सेकेंड वन इज़ आई शुड परफॉर्म ग्लूकोज मॉनिटरिंग एट होम, सो ग्लूकोज मॉनिटरिंग भी परफॉर्म करेंगे होम। सो हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो भी आपका ऑब्स्टेट्रिशियन है, वो ग्लूकोज मॉनिटरिंग के लिए बोलता है कि आपने ग्लूकोज मॉनिटरिंग करनी है होम में। लाइक डिपेंड करता है आपकी कंडीशन के ऊपर कि आपकी और ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है पेशेंट की, राइट। सो पेशेंट की अगर और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन है तो रेगुलरली चेक करने के लिए बोलते हैं, या अल्टरनेट डे पे चेक करने के लिए बोलते हैं कि आपने डे में 4 टाइम या 3 टाइम आपने चेक करनी है, एंड आपने एक चार्ट मेंटेन करना है, एंड नेक्स्ट टाइम जब आपने विजिट के लिए आना है तो वो सारा रिकॉर्ड देखेंगे कि कितना इफ़ेक्ट है डाइट कंट्रोल से या इंसुलिन डोज से, कितना इफ़ेक्ट है डायबिटीज़ पे, राइट। सो थर्ड वन इज़ आई शुड अवॉइड एक्सरसाइज बिकॉज ऑफ द नेगेटिव इफेक्ट ऑन इंसुलिन प्रोडक्शन। सो नहीं, हमने एक्सरसाइज, एज आई टोल्ड यू, डाइट मॉडिफिकेशन एंड एक्सरसाइज से हम क्या कर सकते हैं, इसको कंट्रोल कर सकते हैं, राइट। सो एक्सरसाइज को हमने अवॉइड नहीं करना है। सो अगर ये चीज़, ये स्टेटमेंट पेशेंट दे रहा है, दैट मीन्स उसको फर्दर टीचिंग की ज़रूरत है। फोर्थ वन इज़ आई शुड बी अवेयर ऑफ एनी इन्फेक्शन एंड रिपोर्ट साइन ऑफ इन्फेक्शन इमीडिएटली टू द ऑब्स्टेट्रिशियन, यस अगर कोई इन्फेक्शन हो रहा है देन इमीडिएटली इन्फॉर्म करना है टू द हेल्थ केयर प्रोवाइडर। सो आर करेक्ट ऑप्शन इज़ ऑप्शन नंबर 3, कि पेशेंट यहाँ पे बोल रहा है कि मैंने एक्सरसाइज नहीं करनी है, उससे नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा इंसुलिन प्रोडक्शन पे। सो ये स्टेटमेंट उसकी गलत होगी, तो यहाँ पे हमने इसको करेक्ट करना है, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 208,
The nurse is performing an assessment on a pregnant client in the last trimester with the diagnosis of preeclampsia. The nurse reviewed the assessment finding and determined that which finding is most closely associated with complication of this diagnosis. सो क्वेश्चन है कि नर्स परफॉर्म कर रही है असेसमेंट प्रेग्नेंट क्लाइंट की एंड लास्ट टाइमेस्टर है एंड पर्सन को प्री एक्लेम्शिया है, राइट। सो नर्स ने रिव्यू किया असेसमेंट फाइंडिंग को एंड देखा कि कौन सी फाइंडिंग क्लोजली एसोशिएट है किससे, कॉम्प्लिकेशन ऑफ द डायग्नोसिस, कॉम्प्लिकेशन ऑफ किसकी पूछी गई है, प्री एक्लेम्शिया के। सो देखते हैं ऑप्शन में, फर्स्ट ऑप्शन इज़ एनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट, सो दिस इज़ द नॉर्मल, सो ये भी नहीं होगा। कंप्लेंट ऑफ फीलिंग ऑफ हॉट व्हेन द रूम इज़ कोल्ड, सो ये भी नहीं होगा, दिस इज़ द नॉर्मल ड्यू टू मेटाबॉलिज्म चेंजेस, राइट, एंड हार्मोनल चेंजेस। एंड थर्ड वन इज़ पीरियड ऑफ फिटल मूवमेंट फॉलोड बाय द क्वाइट पीरियड, सो ये भी नॉर्मल होगा, सो ये भी इनकरेक्ट है। थर्ड वन इज़ एविडेंस ऑफ ब्लीडिंग सच एज द गम, ब्लीडिंग की प्रॉब्लम यहाँ पे हमें बता रहे हैं पेशेंट, गम में ब्लीडिंग है, पिटेशियस है एंड पर्परा है, मीन्स पर्पल डिस्कलरेशन हो रही है, पर्पल पैचेस बन रहे हैं बॉडी में, या स्मॉल स्मॉल पैचेस बन रहे हैं अलग अलग साइड पे बॉडी में, या गम में ब्लीडिंग हो रही है। सो ये किस चीज़ के सिम्टम्स बता रहे हैं, ब्लीडिंग के। सो हमसे यहाँ पे और साथ में क्या पूछी गई है, कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्री एक्लेम्शिया। सो प्री एक्लेम्शिया में क्या है, प्री एक्लेम्शिया जैसे आपको पता है कि प्री एक्लेम्शिया क्या है, वैस्कुलर डिजीज़ है, राइट, ये वैस्कुलर सिस्टम को अफेक्ट करता है, राइट, ब्लड से रिलेटेड है, राइट। सो इसमें क्या है, जो ब्लीडिंग है, राइट, सो ये हमें बता रहा है कि ये जो ब्लीडिंग होती है वो हमें बता रहा है DIC, डिसेमिनेटेड इंट्रावैस्कुलर कोआगुलेशन, राइट। सो DIC क्या है, मैटरनल कंडीशन है जिसमें क्या होता है, क्लॉटिंग, क्लॉट्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं, वो एक्टिवेट हो जाते हैं, राइट, जिसकी वजह से क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ क्लॉट्स होगी इन माइक्रो सर्कुलेशन में, कि जो छोटी छोटी भी वेन्स होंगी, राइट, उनमें भी क्या होंगी, उनमें भी क्लॉट्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे। तो वो क्या करता है, क्लॉट्स हर एक सिस्टम को, मल्टीपल सिस्टम को अफेक्ट करता है, राइट, क्योंकि ये माइक्रो सर्कुलेशन में अगर हो रहा है, माइक्रो मीन्स जो छोटी छोटी चीज़ों में भी अगर ये अफेक्ट कर रहा है, दैट मीन्स ये बहुत जो हमारे पेशेंट के जो बहुत सारे सिस्टम्स हैं, मल्टीपल सिस्टम, उनको अफेक्ट कर सकता है, राइट। सो इसमें और क्या होगा कि जैसे क्लॉटिंग फैक्टर, राइट, जैसे जल्दी जल्दी और बहुत ज़्यादा क्लॉट्स की फॉर्मेशन होगी, तो उसकी वजह से वो जो DIC है ये क्या कॉज करेगा, DIC यहाँ पे कॉज करेगा प्लेटलेट एंड क्लॉटिंग फैक्टर यहाँ पे क्या होंगे, डिक्रीज़ हो जाएंगे, प्लेटलेट्स एंड क्लॉटिंग फैक्टर। अगर प्लेटलेट्स नहीं होंगे और क्लॉटिंग फैक्टर्स यहाँ पे अगर डिक्रीज़ होंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे ब्लीडिंग के चांसेस होंगे, राइट। सो उसकी वजह से क्या होगी, पर्सन को ब्लीडिंग होगी, राइट। सो ये क्या है, इसकी वजह से ब्लीडिंग होगी और ये पोटेंशियल वैस्कुलर अक्लूजन होगा ऑर्गन्स का, जिसकी वजह से क्या होंगी, थ्रोम्बस फॉर्मेशन होंगी, राइट, जो उसकी वजह से क्या होगा, ये अफेक्ट करेगा मल्टीपल सिस्टम को, मल्टीपल सिस्टम को ये अफेक्ट करेगा, राइट। सो DIC में क्या है, डिसेमिनेटेड इंट्रावैस्कुलर कोआगुलेशन। सो डिसेमिनेटेड इसमें क्या है, इसमें क्लॉटिंग, क्लॉट्स बनना पेशेंट की बॉडी में स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्लॉट होंगे इन द माइक्रो सर्कुलेशन में भी वो क्या हो जाते हैं, माइक्रो सर्कुलेशन में भी क्लॉट बनना स्टार्ट हो जाते हैं। सो जैसे जैसे क्लॉट्स बनना स्टार्ट होंगे, जैसे रैपिडली और एक्सटेंसिव फॉर्मेशन होगी क्लॉट की DIC में, तो उसकी वजह से क्या होगा, प्लेटलेट्स भी कम होंगे और क्लॉटिंग फैक्टर भी डिक्रीज़ होगा। अगर ये दोनों डिक्रीज़ है, उसी की वजह से क्या हो रहा है, उसकी वजह से तो वहाँ पे क्लॉटिंग हो रही है, राइट, क्लॉटिंग फैक्टर क्योंकि नहीं है। सो ये यहाँ पे डिक्रीज़ होंगे, अगर ये डिक्रीज़ हैं तो ब्लीडिंग होगी। सो ब्लीडिंग के यहाँ पे सिम्टम्स अराइज होना स्टार्ट हो जाएंगे। सो इसमें जो हमारे असेसमेंट हम कैसे करते हैं, जैसे हमने ऑप्शन में भी देखा कि अनकंट्रोल ब्लीडिंग होती है पर्सन में, राइट,
अ, और ब्रूइशिंग होती है, पर्परा, पेटेचिया एंड ईकाइमोसिस, राइट, एंड प्रेजेंस ऑफ अ कूल्ड ब्लड इन एक्सक्रीशन सच एज स्टूल, राइट, कि स्टूल में भी पर्सन की ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है, राइट, कि ब्लीडिंग के जितने भी चांसेस हैं, कि जितने भी सिम्टम्स आएंगे, लाइक हिमेचुरिया होगा, हिमेटोमेसिस होगा, विजाइनल ब्लीडिंग होगी, साइन ऑफ शॉक हो सकता है, फिब्रोजन लेवल भी डिक्रीज़ होगा, प्लेटलेट काउंट एंड हेमाटोक्रिट लेवल जैसे मैंने आपको बताया वो सारा डिक्रीज़ होगा, हेमोग्लोबिन लेवल भी डिक्रीज़ होगा, राइट। सो जो ये फोर्थ ऑप्शन है ये क्या कर रहा है, ये हमें कॉम्प्लिकेशन बता रहा है प्री एक्लेम्शिया की, कि यहाँ पे ब्लीडिंग कॉम्प्लिकेशन पर्सन को स्टार्ट हो गई है। सो अगर ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है, ये चीज़ें आ रही हैं, मीन्स पर्सन को क्या हो सकता है, डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन हो सकती है, राइट। सो ये मल्टीपल सिस्टम को अफेक्ट कर सकता है। सो फोर्थ वन इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 209। The nurse in a maternity unit is reviewing the client record. Which client should the nurse identify as being at the most risk for developing disseminated intravascular coagulation? Select all that apply. अभी हमने ये चीज़ पढ़ी है कि नर्स क्या कर रही है, मैटरनिटी यूनिट में रिव्यू कर रही है क्लाइंट के रिकॉर्ड्स को, और उन्होंने देखा कि नर्स ने आइडेंटिफाई किया कि मोस्ट रिस्क फॉर डेवलपिंग डिससेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोagulation, कि कौन से क्लाइंट को डीआईसी की बहुत ज़्यादा रिस्क है, कौन ज़्यादा ससेप्टिबल है डीआईसी के लिए। सिलेक्ट ऑल दैट अप्लाई। सो फर्स्ट वन इज़ द प्राइमरी ग्रेविडा विद अब्रप्शियो प्लेसेंटा। सो रिस्क पे कौन होगा, जिन पर्सन में ब्लीडिंग की कोई भी कॉम्प्लिकेशन होगी वो ज़्यादा रिस्क पे होगा, राइट। सो फर्स्ट जैसे हमने ऑप्शन बताया प्राइमरी ग्रेविडा विद अब्रप्शियो प्लेसेंटा। सो प्राइमरी ग्रेविडा विद अब्रप्शियो प्लेसेंटा, सो अब्रप्शियो प्लेसेंटा क्या है, प्रीमेच्योर सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा होगा, राइट। तो उसमें भी क्या होगा, ब्लीडिंग होगा, तो इनको भी चांसेस होंगे, राइट। सो फर्स्ट वन इज़ द करेक्ट। सेकेंड वन इज़ अ प्राइमरी ग्रेविडा हु डिलीवर 10 IB इन्फेंट 3 hour ago। सो ये नॉर्मल फाइंडिंग है, तो इसमें तो ये कॉम्प्लिकेशन नहीं होगी। फोर्थ वन इज़ अ ग्रेविडा फोर हु डिलीवर 8 hour ago and has a lost 500 ml of blood। सो 500 ml ऑफ ब्लड ये नॉर्मल होगा, सो ये भी नहीं होगा। अ प्राइमरी ग्रेविडा एट 29 week ऑफ जेस्टेशन who was recently diagnosed with gestational hypertension। सो gestational hypertension ये तो आपको पता ही है प्री एक्लेम्शिया में क्या होता है, ये इसमें डीआईसी के चांसेस तो होते हैं, तो ये ज़्यादा प्रॉन होते हैं टू द, जो प्री एक्लेम्शिया के पेशेंट है वो ज़्यादा प्रॉन होते हैं टू द डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोagulation के, राइट। सो गाइस किस किस को कॉम्प्लिकेशन होती हैं, एज आई टोल्ड यू, कि जिसमें ब्लीडिंग, जैसे अब्रेप्शियो प्लेसेंटा है, जेस्टेशनल हाइपरटेंशन होगी, या इंट्रायूट्राइन फिटल डेथ होगी, या लीवर डिजीज़ पर्सन में है, सेप्सिस में, या हेमरेज में, राइट, एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म में, इनमें ज़्यादा चांसेस होते हैं फॉर डीआईसी डेवलप होने में, राइट। सो ये चीज़ आप ध्यान रखना कि जिसमें ज़्यादा ब्लड लॉस के या ब्लीडिंग के ज़्यादा चांसेस होते हैं, उनमें ज़्यादा ये चांसेस होते हैं फॉर डेवलपिंग डीआईसी, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 210। The home care nurse is monitoring a pregnant client who is at risk for preeclampsia. At each home care visit, the nurse assesses the client for which sign of preeclampsia। सो होम हेल्थ केयर नर्स है, वो मॉनिटर कर रही है प्रेग्नेंट क्लाइंट को जो रिस्क पे है प्री एक्लेम्शिया। सिर्फ रिस्क पे है, उसको डेवलप नहीं हुआ है, रिस्क पे है प्री एक्लेम्शिया के। एट ईच होम केयर विजिट, जितने बार भी वो होम केयर विजिट करती है नर्स, सो नर्स असेसमेंट द क्लाइंट फॉर विच साइन ऑफ द प्री एक्लेम्शिया। सो कौन से साइन को हमने असेस करना है हर एक विजिट पे जो पर्सन रिस्क पे है प्री एक्लेम्शिया पे। हाइपरटेंशन, लो ग्रेड फीवर, जनरलाइज्ड एडिमा एंड इंक्रीज पल्स रेट। सो कौन सा सिम्टम आप इसमें असेस करोगे। सो एज यू नो दैट प्रीएक्लेम्शिया का फर्स्ट सिम्टम क्या होगा, जब ब्लड प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा। सो हाइपरटेंशन, राइट, हाइपरटेंशन इज अ
हाइपरटेंशन अगर पेशेंट को है तो उस चीज़ को हम मेनली असेस करेंगे कि पेशेंट का ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ तो नहीं हो रहा है। लो ग्रेड फीवर एंड इंक्रीज पल्स रेट ये इससे रिलेटेड नहीं है, एंड जनरलाइज्ड एडिमा इससे रिलेटेड है, बट ये इनिशियल सिम्टम नहीं होगा, ये और भी कंडीशन को शो करता है, राइट। सो आर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1, दैट इज़ हाइपरटेंशन। सो जब भी कोई पेशेंट रिस्क पे है फॉर प्री एक्लेम्शिया, देन हमने उसमें ध्यान रखना है कि पेशेंट का ब्लड प्रेशर इंक्रीज तो नहीं हो रहा है, राइट। सो गाइज आज की क्लास में इतना ही। रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।